नमस्कार। हम पुणे में हैं और पुणे में बात कर रहे हैं केदार वांसपे डेवलपर्स के एमडी केदार वांसपे के साथ। केदार जी comes across with some sort of speciality in him. He is not your regular run-of-the-mill developer. To begin with, he was a consultant to UN's Unido. He's had a long stint at DSK, a very well-known name on real estate in Pune. And he's been a person who has taken on the managerial part of real estate to grow his company rather than just keep on constructing more and more square feet. It's a privilege and an honor to have him here with us. Kedar ji, welcome to the show. Thank you so much. Thank you. Pleasure. केदार जी, पहला सवाल आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा कि यूनिडो में आप थे और पीपल डोंट एसोसिएट अ डेवलपर विद समथिंग लाइक यूनिडो, तो ये कैसे हुआ? See, it's an I totally believe in coincidence. I am by profession industry engineer, so to the civil engineering field or a developer field, I have so no sort of experience with real estate as such. ना ही मेरे बाप ज़्यादा का ये बिजनेस है कि मैं आगे कुछ भी एजुकेशन लेके आगे ये कंटिन्यू कर सकूँ. It was all total coincidence for me. I did my stint at Unido as for that subcontinental partnership exchange as an industry engineer. But coincidentally, during course of time, I met DSK at one of through family relations, and that time I was offered a job to work there. And for me, it was kind of a risk, as my parents said. It was a risk for me to from a very cushioned and comfortable job to go into a sector which is not organized. Unfortunately, it doesn't have a real estate, as doesn't have even industry status yet. So, for it was a question mark for me. But my parents left it to me. They said, "It's your choice. It's your career." लेकिन ये बात क्लियर थी कि आपके पेरेंट्स को ये बात राज नहीं आई? नहीं आई, थोड़ा भी नहीं, थोड़ा भी, क्योंकि जिस एंगल से बिल्डर्स को देखा जाता था कुछ सालों पहले, तो ये बात उन्हें हजम होना मुश्किल ही था. बिल्कुल. तो and my parents are surgeon and gynecologist, so they are very high educated family. So, but my grandfather said, my grandfather was always of the opinion that I should be into real estate because he was 1915 COEP civil engineer. Okay. So 1915. So he was civil engineer by profession. He was executive engineer with irrigation department also, on dams also. So he used to say when I was child that you and me will start business together. But unfortunately that didn't happen. And but in a way ये कह सकते हैं कि आपकी तीसरी पीढ़ी जो थी, तीसरी पीढ़ी और पहली पीढ़ी दोनों इंजीनियरिंग में रही. हाँ, और बीच में सब डॉक्टर्स थे. बिल्कुल. एंटायर फैमिली इज डॉक्टर. सो बीच में सब डॉक्टर थे. सिर्फ मेरे दादाजी और मैं दोनों ही इंजीनियर हैं. ओके. लेकिन इंडस्ट्री करने के बाद ये DSK से जो ट्रेडिशन चालू हुआ, वहाँ पे मैं हैड वेरीड एक्सपीरियंस, इमेंस एक्सपोजर. आई एक्चुअली लेफ्ट DSK टू डू ऑन माई ओन, टू डू समथिंग ऑन माई ओन. जी. आई वॉज वर्किंग एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देयर. सो आई हैड thought that enough experience of one and I need to create something on my own. यानी एक चाह थी कि अपने लिए कुछ निर्माण करे और सिर्फ एक कंपनी या बिजनेस नहीं, आपने रियल एस्टेट के निर्माण में एब्सोल्युटली. सी, पैसा सबको नहीं है और जॉब जैसा सेटिस्फैक्शन दूसरे किसी फील्ड में भी है ही नहीं. और मेरा ऐसा कुछ तो ये था नहीं कि ना कोई पैसा कम था ना कुछ था, लेकिन अपने खुद के बलबूते कुछ कर दिखाने में जो मजा है, वो छोटा हो या बड़ा हो, बिल्कुल मैं मेरा मालिक हूँ. यानी मेरे जो दिमाग में है वो मैं प्लान करूंगा. एक इंडिपेंडेंट, एक स्वावलंबन की सोच. मेरे दिमाग में जो मैं प्लान करूंगा, मेरे कुछ प्रिंसिपल से जो बाकायदा बहुत से पुराने हमारे जो बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं उनसे बहुत अलग है. मेरे सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं सोचता हूँ टुवर्ड सोसाइटी, कि ये पैसा मेरा सोसाइटी से आता है तो ये साइकिल तभी ख़त्म होगा जब ये पैसा सोसाइटी में जाएगा. सब मेरे पास रखूँगा तो ये साइकिल ख़त्म हो जाएगा. तो आई वर्क फॉर सोसाइटी. सो मेरा खुद के प्रिंसिपल्स थोड़े अलग है, तो थोड़ा अलग किस्म का बिजनेस करता हूँ जी. मेरा मार्जिन कम है एज़ कम्पेयर टू अदर बिल्डर्स. मेरा मार्जिन भी बहुत कम है क्योंकि मेरा प्रोडक्ट क्वालिटी और मेरा रिटर्न, इसमें ज़्यादा मैं तफावत नहीं रखता हूँ.
केदार जी, मैं आपको यहाँ 1 मिनट रोकना चाहूँगा, ये पूछना चाहूँगा, आपने कहा कि आपके मार्जिन्स जो हैं बाकी डेवलपर के हिसाब से कम है. Does that mean that your projects sell at a lower price than comparable projects, or how does it work? Certainly. See, not only sell, first thing, I don't keep on holding on my projects. I get out of the project very fast. By God's grace, selling has not been an issue for me. People have been very supportive to me. Their blessings have been good for me. But my priority is always, there are दो चीज़ें हैं बिजनेस एंगल से कहा जाए बिजनेस में. एक कुछ लोग सोचते हैं कि रख के खाओ, कुछ लोग बोलते हैं कि बेच के खाओ. तो कुछ लोग अपने 10% कोटा सिस्टम से बेचते जाते हैं और कुछ सालों में एक प्रोजेक्ट में से बाहर निकलते हैं, क्योंकि जब कुछ फ्लैट्स रीसेल में आते हैं तो दैट डेवलपर ऑल्सो शुड बी देयर टू एंजॉय दैट सक्सेस ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. मेरा प्रिंसिपल अलग है. मैं मेरे प्रोजेक्ट में से एज अर्ली एज पॉसिबल बाहर निकलता हूँ. जितना भी फ़ायदा है वो अल्टीमेटली मैं पसंद करता हूँ मेरे क्लाइंट को. So it's all about quick turnaround, selling of the project and handing over possession on time. Absolutely. See, I do not delay my possessions, and if I delay possession, see, I have got a self penalty clause in my agreements. In all my agreements are not one way. Okay. My agreements are two way. This means if I am imposing a penalty on delayed payment, I have same way I have a self penalty on me on delayed possession. लेकिन केदार जी, ये भी तो होता है कि अगर आप वक्त पे पोजीशन नहीं दे पाते, रीजन कैन ऑल्सो बी दैट ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, नॉट गेटिंग परमिशंस इन टाइम, विच इज नॉट योर फॉल्ट. तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? कैसा है वो समझते लोग. लोगों को इतना समझाने में मेरे ख्याल से ग्राहक ये चीज़ ऐसी है कि वो नॉर्मली मिडिल क्लास आदमी है, वो अपना खुद का घर नहीं बना सकते इसलिए आपके पास आता है. और उसका माइंडसेट नॉर्मली ऐसा होता है कि वो बहुत पेशेंट है. पहला चीज़, हम अपने इतना पॉलिटिक्स है, इतना करप्शन है, फिर भी कितने पेशेंट है देखिए. तो सेम हिसाब से बोलते हैं कि अपना पेशेंस लिमिट बहुत है इंडियंस का. तो जब तक मेरे तरफ से रीजनेबल डिले है, क्योंकि उसको रीजन्स है, वैलिड रीजन्स है, कोई क्लाइंट आज तक आके मेरा पेनल्टी नहीं मांगता है. ना ही कोई क्लाइंट आके मेरे साथ कोई बहस करेगा. उसको पता है क्या चल रहा है. अगर मटेरियल अवेलेबिलिटी है ही नहीं तो कंस्ट्रक्शन वक्त पे क्या होगा, वो सबको पता ही है कि प्रॉब्लम्स क्या चल रहे हैं. यानी कि जब आप एज ए बिल्डर ओपन अप हो जाते हो फेयर प्ले के इसमें, तो आपके कस्टमर भी जो है समझ के उसी हिसाब से चलते हैं. एब्सोल्युटली. सी, ये कम्युनिकेशन पे डिपेंड है. जितना भी मेरे क्लाइंट्स के साथ मैं मेरा रैपो बनाता रहूँगा, मेरे कस्टमर केयर मीट होते रहेंगे साइट पे एवरी 3 मंथ्स कि मेरा प्रोग्रेस क्या चल रहा है, मेरा प्रोग्रेस क्यों रुका है. तो क्लाइंट को अल्टीमेटली क्लाइंट आपके साथ वो प्रोजेक्ट में पैरेलली चलता है. डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. आप कहीं जाइएगा नहीं. वेलकम बैक. बात कर रहे हैं केदार वानस्पे से, वेरी लीडिंग डेवलपर इन पुणे, एंड आई वुड गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग अ वेरी डिफरेंट बिल्डर देन व्हाट वी आर यूज्ड टू. ही डिफाइज द नॉर्म इन मोर वेज देन वन. बात करते हैं आपका ये जो पेनल्टी क्लॉज है जो आप अपने आप पे लगाते हैं. यू आर सेइंग कि आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी. कोई ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक, क्योंकि क्लाइंट कभी मेरे पास आके ऐसा डिमांड किया ही नहीं. क्योंकि इसी मेरा हमेशा का कहना है कि ये वन वे है कि बिल्डर गलती करता जाएगा तो क्लाइंट बेयर नहीं करेगा. अगर क्लाइंट को दिखाई देता है कि प्रोजेक्ट में कुछ तकलीफें आ रही है जिसमें बिल्डर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो क्लाइंट बहुत ही उसकी समझ अच्छी है. तो मेरे पास आज तक किसी भी क्लाइंट ने आज तक कभी पेनल्टी का डिमांड नहीं किया है. तो फॉर्चुनेटली मैंने कभी डिले किया ही नहीं है, लेकिन 1-2 महीना आगे पीछे हुआ है, फिर भी क्लाइंट कभी मेरे, क्योंकि आज भी, और मेरा कहना है कि अच्छे बिल्डर और बुरे बिल्डर में फ़र्क एक ही है. कंस्ट्रक्शन आजकल 19-20 है, थोड़ा बहुत 100 रुपये स्क्वायर फीट इधर उधर होता है. जो कंस्ट्रक्शन में आपके स्कीम में लीकेज, सीपेज, थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे होती भी है, क्योंकि अभी देखिए सोना भी 99.9 है. बिल्कुल. तो ये तो लेबर इंटेंसिव फील्ड है, मटेरियल है, ये कुछ स्केलेटन बनाना है, इसमें बहुत से एफर्ट्स है. ये इतना इजी काम नहीं है. इसमें ये 3 सालों तक चलता है, उसमें 3 बारिश है, 3 बार हेवी आपका विंटर, हेवी समर है. बिल्कुल. ये सब देख के वो स्लैब अपने आप बनता है. तो उसमें थोड़ा आगे पीछे होने वाला है. लेकिन जो बिल्डर अपना स्कीम ख़त्म करके अपना मुंह मोड़ लेता है वो प्रोजेक्ट से, और आप कस्टमर करके पोस्ट सेल आपका कस्टमर केयर जो है आफ्टर पोजेशन
अगर कुछ प्रॉब्लम फ्लैट में हुआ तो बिल्डर एंटरटेन नहीं करता है तो वो बुरा बिल्डर है। ओके जो बिल्डर प्रॉब्लम्स है वो आने वाले हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप पूना में काम करते हो तो पूना में आप इवन इन हेवी समर सीजन, एक्सट्रीम समर सीजन, बहुत पहले सुबह आपको ठंड महसूस होती है और वो टेम्परेचर जाता है 42 तक, फिर इमीडिएट रात तक आपको फिर से ये साइकिल होता है। अगर फिजिक्स के प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो देयर इज कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर इज एक्सपेंशन। एब्सोल्युटली। सो हीट एंड कोल्ड। पूना में ऐसा नहीं है कि होल डे टेम्परेचर ज़्यादा है, होल डे टेम्परेचर कम है, ऐसा नहीं है। पूना में एक दिन में 3-4 टेम्परेचर आपको दिखाई देते हैं, ड्रास्टिक डिफरेंस। और वो स्लैब अगर मेरा चालू है 18 घंटा, तो वो 18 घंटा स्लैब वो चारों टाइप के टेम्परेचर देखने वाला है, तो उसमें तो थोड़ा बहुत कुछ होने वाला है। मेरा प्लास्टर पूना में क्ले परसेंटेज एंड में ज़्यादा है, तो क्ले की परसेंटेज की वजह से आपको प्लास्टर में क्रैक आने वाला है, ये डिफाइंड है। आपको अगर शायद पता होगा तो आज के दिन में ये लिपस्टिक पाउडर का ज़माना है कॉस्मेटिक्स का। आप पहले की चीज़ें अगर आप ध्यान में रहेंगे तो पहले सिर्फ सनला यूज़ करते थे। ये अभी जो लस्टर है, प्लास्टिक कलर है, पहले होता नहीं था। बिल्कुल 1-1.5 साल तक आपका जो वॉल है, ब्रिक है, ब्रिक वो हमेशा सेटल होने तक, पहला बारिश जाने के सेटल होने तक सिर्फ सनला रहता था, जो आपको लगता था पीछे, लेकिन वो यूजफुल था क्योंकि आपको क्रैक नहीं आने का। राइट वो ब्रिक सेटल होने का, जो पानी है बाहर फेंक के जब वो क्लीन होने का ब्रिक, उसके बाद हम 1.5 साल बाद उसको पेंट करने के। वैसे आजकल के दिनों में ये ज़माना कॉस्मेटिक्स का है, तो आजकल मैं अगर संभला दूँ तो कौन लेने वाला है, वो तो लोगों का तरीका अलग है देखने का। तो मैं लोगों को, मेरे क्लाइंट्स को हमेशा कहता हूँ, इसे मैंने लस्टर लगाया है, लेकिन मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि ये 2 साल बाद बदल दीजिए। आपको ये प्लास्टर क्रैक, एक पेंटिंग क्रैक आने वाले हैं, आपको ये बदलना पड़ेगा। सी आई ऑलवेज टेल देम प्रैक्टिकली, ट्रांसपेरेंटली कि ये आपको करना है जी। तो फिर क्लाइंट प्रिपेयर होता है कि ये चीज़ें होने वाली है। वास्तविकता है जो कि पुणे के क्लाइमेटिक सिनेरियो की वजह से होना ही है। तो इसमें कुछ अलग कोई मत प्रवाह नहीं है। तो मेरा जब ये क्लाइंट को मैं एजुकेट करता हूँ, यू नीड टू एजुकेट योर क्लाइंट्स ऑल्सो। तो वो हिसाब से अगर उनके साथ आप पैरेलल चलते जाएंगे और आप पोजीशन के बाद भी आपका जब तो वारंटी है, इवन आफ्टर दैट, सी वारंटी तो कोई चीज़ मायने नहीं रखता है, ये सिर्फ लीगल थिंग है बिल्कुल। लेकिन आप चार्ज भी करो उनको, क्योंकि उनको कहाँ प्लम्बर मिलने वाला है, उनको कहाँ पेंटर मिलने वाला है, उनका बिजनेस ये थोड़ी है। लेकिन आप सिर्फ एक कॉल अटेंड करो, एक 48 घंटे के अंदर उसको चार्ज भी करो, लेकिन काम करा के दो, तो वो आपके पास नेक्स्ट टाइम जब भी उसको ज़िंदगी में कोई फैमिली में फ्लैट लेना है तो वो पहले एटलीस्ट मेरा नाम सोचेगा कि तो ये मेरा कितना एडवर्टाइजिंग बचाता है, मेरा मार्केटिंग कॉस्ट कितना बचेगा इससे। 1-to-1 क्लाइंट जो डेवलप होता जाएगा वो मेरा रियल क्लाइंट है, वो कोल्ड इंक्वायरी नहीं है, कोल्ड कॉलिंग नहीं है। तो ये बेनिफिट बहुत है। मेरे रिपीटेड क्लाइंट्स बहुत आते हैं क्योंकि एक ट्रस्ट होता है कि काम थोड़ा आगे पीछे होता जाता है, लेकिन ये कंपनी बहुत अच्छा है, ये स्टाफ बहुत अच्छा है, ये आदमी बहुत अच्छा है। आई थिंक दैट इज द मेन थिंग, कंपनी स्टाफ एंड इन योर केस एज द एमडी ऑफ द कंपनी। लेकिन आप हमें ये बताएं कि पुणे में जो मार्केट सिनारियो है, इसके चलते हाउ डू यू सी द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स? सी फॉर्चुनेटली आई एम डूइंग बिजनेस इन पुणे। आई ऑलवेज से आई एम फॉर्चुनेट इनफ। सी द एग्जाम्पल ऑफ इट इज why I'm fortunate. Even in recession time, last 2.5 years we are facing heavy recession everywhere, but Pune is still an exception to it. Because if you say take an example of Bangalore, आप बेंगलोर के बारे में सोचिए, एक इंडस्ट्री चला रहा है वो सिटी को, आईटी। गुड़गांव के बारे में लीजिए, ये जो डेवलप हुए सिटी अदर देन मेट्रोज, ये एक कोई इंडस्ट्री इनको चलाता है जी। आप पूना का एग्जांपल लीजिए, जैसे छोटे शहर बड़े शहर की तरफ आते, और पूना के लिए सबसे बड़ा शहर बॉम्बे जी, इस देश का ये बड़ा शहर बॉम्बे की तरफ बढ़ता है। इस तरह रियल एस्टेट का इकोनॉमिक्स है। लेकिन पुणे का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बॉम्बे भी पूना में आता है। बॉम्बे ऑल्सो अल्टीमेटली कम्स टू पुणे फॉर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि बॉम्बे समो एक बहुत ही मिक्स सिटी है, हर तरफ से वो सेफ नहीं है, इन्वायरमेंटली सेफ नहीं है। तो रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव, हाँ, तो बॉम्बे भी पूना में आता है अल्टीमेटली। और पूना का एक आप जब कहते हैं बॉम्बे भी पूना में आता है, व्हाट यू आर एसेंशियली सेइंग इज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मुंबई also lands up in real estate in Pune. See, investment in Aurangabad lands up in Pune. Okay. Investment in Marathwada, Vidarbha lands in Pune. Investment in Ahmednagar lands in Pune. Because the smaller cities are attracted to the bigger city.
But in the same correlation, Pune should be ultimately go into Mumbai. But what happens is that Bombay also into Pune. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, और इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की, कि जैसे छोटे शहरों से इन्वेस्टमेंट बड़े शहर की रियल एस्टेट की तरफ जाता है, तो अहमदनगर हुआ, औरंगाबाद हुआ, कोल्हापुर हुआ, सातारा हुआ, यहाँ से इन्वेस्टमेंट पुणे आती है। लॉजिक कहता है कि पुणे से इन्वेस्टमेंट मुंबई के रियल एस्टेट में जानी चाहिए। वी हैव अ सिचुएशन हियर वेयर वी आर हियरिंग क्वाइट द ऑपोजिट। इसके बारे में आप हमें बताएं कि ये हाउ डज दिस हैपन? सी हाउ डज हैपन मीन्स सिंपल एग्जांपल है, बॉम्बे मुंबई का अगर एग्जांपल लीजिए तो मुंबई में रहने वाले वैसे बहुत लाइफ बहुत फास्ट है, पर सेकंड का वैल्यू बॉम्बे जानता है जी। लेकिन उनको है ना हमेशा एक रहा है कि आप किसी भी लीजिए, बॉम्ब ब्लास्ट लीजिए, लाइफ लीजिए, फास्टर एनवायरनमेंट वाइज लीजिए, तो बॉम्बे थोड़ा सा कैसा है, वो रिक्लेम है हर चीज़ों की तरफ से। उनके दिमाग में हमेशा बॉम्बे पूना मुंबई के लोगों के रहा है कि एक घर पूना में चाहिए, क्योंकि पूना सालों से सिंस सेंचुरीज ये शहर, पानी, नेचर सब चीज़ों की तरफ से बहुत ही फेवरेबल है, तो एक घर अपना पूना में चाहिए जी। दूसरा चीज़ है पूना में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पूना कोई एक इंडस्ट्री नहीं चलाता है, लाइक बेंगलोर, लाइक गुड़गांव, लाइक हैदराबाद। पूना एक इंडस्ट्री नहीं चलाता है। यू हैव ऑटोमोबाइल, यू ऑटोमोबाइल, मेटल, योर केमिकल क्लोज बाय, बिल्कुल, यू आर IT। सो पूना में अगर एक इंडस्ट्री में थोड़ा सा रिसेशन आए तो दूसरा इंडस्ट्री उसको सस्टेन करता है, सस्टेन कर लेता है। ये सब छोड़ के पूना में सबसे बड़ा इंडस्ट्री से इस देश का वो है एजुकेशन। हंड्रेड्स ऑफ एजुकेशन से इंस्टीट्यूट्स, प्रोफेशनल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, MBA, पूना इज फिल्ड अप ऑफ more than 2 million people of who are migrating here for educations, jobs. From here they go to somewhere. So एक mindset रहा है। अभी जैसे मैं शिरडी से आया हूँ, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन शिरडी, लेकिन मेरे पेरेंट्स का एक ख्याल था कि एक घर पूना में चाहिए। क्यों? तो अपना बेटा वहाँ जाएगा, पढ़ेगा, शायद वही जॉब करेगा, तो अपना एक घर वहाँ चाहिए। Right. ये फिलोसॉफी महाराष्ट्र में हर शहर में है। आप औरंगाबाद में अगर मैंने पूछा है तो वो बोलते कि एक घर पूना में चाहिए, लातूर में पूछा तो बोलते एक घर पूना में चाहिए ही चाहिए। तो ये सब इंडस्ट्री छोड़ो, एक इंडस्ट्री है जो इस देश का सबसे बड़ा चलाता है पूना, जो है एजुकेशन इंडस्ट्री, विच कीप्स पूना गोइंग। बिल्कुल। तो पूना का ये सबसे बड़ा पुणे का एडवांटेज है कि यहाँ रिसेशन भी हो तो यहाँ पे शायद फ्लैट की कीमतें बढ़ेगी नहीं, लेकिन आपका धंधा नहीं मार खाएगा। आपको सेफ्टी है। और दूसरा चीज़ क्या है कि लोग, मैंने आज तक बहुत बड़े बिल्डर से बात किया है, उनसे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तो मेरा आज तक का ये आउटकम मैंने निकाला है कि ये इंडस्ट्री, जैसे हम बोलते हैं पैन इंडिया, कि टाटा मोटर्स स्टार्टेड देयर प्लांट इन गुजरात, टाटा मोटर्स हैड प्रपोज टू स्टार्ट प्लांट इन कलकत्ता, टाटा नैनो कैन बी सक्सेसफुल ऑल ओवर इंडिया, टोयोटा कैन बी सक्सेसफुल ऑल ओवर इंडिया। लेकिन ये बिजनेस है, ये बिजनेस इमोशंस पे चलता है। बिल्कुल। और ये लोकली ड्रिवन है जी। केदार वांसपे डेवलपर्स अगर दिल्ली में जाएगा तो मेरे सक्सेस रेशो बहुत कम है, क्योंकि वहाँ दिल्ली का कल्चर समझना मुझे मुश्किल है, वहाँ जाके मेरा बेस बिठाना मुश्किल है, और एक जनरेशन जाएगा मेरा उन लोगों को केदार वांसपे को एक्सेप्ट करने के लिए। राइट। तो ये बहुत डिफिकल्ट, ये व्यवसाय दूसरे शहरों में, ताकि दूसरे कल्चर के शहरों में जाके इस्टेब्लिश करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसके आप अगर इतना हिस्ट्री पीछे वाला देखेंगे तो अराउंड आफ्टर 2006-07 जब रियल इस्टेट के IPOs आए, DLF, पूर्वांकरा, शोभा, सो मैंने IPOs आए, उन सब ने क्या किया कि उन सब ने पैन इंडिया जाना सोचा कि पैन इंडिया जाएंगे। DLF ने सोचा मैं जाऊंगा बेंगलोर, मैं जाऊंगा चेन्नई, एक दो जगह उनको सक्सेस मिला है, लेकिन रेस्ट ऑफ द प्लेसेस क्या हुआ कि वो सस्टेन नहीं कर पाए। यू आर नोन इन एन एरिया, और वही एरिया आपके बिजनेस को सपोर्ट करता है। Absolutely. और रियल एस्टेट, एज यू वेरी राइटली सेड, इट्स अ ग्लोबल बिजनेस बट इट इज वेरी लोकल। वेरी लोकल। सी यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हर चीज़ खुद को करना पड़ता है। जब तक मैं नहीं करूँ मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। बाकी इंडस्ट्री में शायद मैं फिनांस एक कंट्रोल करूँगा, मैं इंटर ओवरऑल मैनेजमेंट देखूंगा, लेकिन प्लानिंग, जैसे आप अगर टाटा नैनो है तो उसका प्रोडक्शन डिज़ाइन
वो एक वेरी एक्सपीरियंस प्रोडक्ट डिजाइनर रहता है जो मुझसे भी इंटेलिजेंट है, तो मैं उसमें नहीं जाता हूँ कि ये कार अच्छी बनी है नहीं स्पेशलाइजेशन। एब्सोल्युटली। लेकिन यहाँ पे कैसे है कि ये लैंड देखने जाता हूँ तो मैं मेरे स्टाफ को बोलूँगा कि आप जगह जगह लैंड देख के आओ, अच्छा है, लेकिन जाऊँगा मैं अल्टीमेटली डिसीजन मैं लूँगा, प्लान बनाऊंगा, आर्किटेक्ट को दूंगा, तो लेकिन आर्किटेक्ट ये चीज़ ऐसी है वो प्लान अच्छा बनाएगा, लेकिन लोगों को वो एरिया में क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए मुझे पता है, वो नस मुझे है। दैट पर्सनल टच ये बिजनेस में बहुत आता है। तो ये अल्टीमेटली रिवॉल्विंग अराउंड योर सेल्फ है। तो इसमें डेलीगेशन ये ज़्यादातर से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अगर डेलीगेशन ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं हो पाया और मैं मेरा बेंगलोर में एक ब्रांच चालू करता हूँ या मैं मेरा फिजिकली प्रेजेंट देयर, हाँ, तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा मेरे हिसाब से। राइट कि ये गांव ये शहर बहुत बढ़ रहा है, इसको लिमिट नहीं है बढ़ने का। आज बेंगलोर से, आज दिल्ली से, सब जगह से रियल एस्टेट डेवलपर्स ये शहर में आ रहे हैं। तो मैं मेरा स्ट्रेंथ एनकैश करूँ क्या वीकनेस जो मेरा है वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करूँ? rather I would try to prefer to encash my strength which is this city। तो अगर मुझे काम करना है, एक आई हैव टू 10 मिलियन स्क्वायर फीट मेरा ड्रीम है, 20 मिलियन स्क्वायर मेरा, तो ये सिटी वो ड्रीम सक्सेसफुल करने के लिए केपेबल है। That's very nicely put। सिटी ड्रीम सक्सेसफुल करने के लिए केपेबल है। यहाँ जो लोग घर ढूंढना चाह रहे हैं उनको आपकी एडवाइस क्या रहेगी? ये अभी हाल ही में जो बजट जो डिक्लेयर हुआ है, लेटेस्ट बजट, वो बजट मेरे ख्याल से मिडिल क्लास माइंडसेट होने के ख्याल से बहुत ही अच्छा है। किस तरह से अच्छा है कि इससे मेरा स्टील तो बढ़ने वाला है, सीमेंट बढ़ने वाला है, आई एम यूज्ड टू इट, मेरा सैंड बढ़ने वाला है, मेरा ब्रिक बढ़ने वाला है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, ये बढ़ते ही जाने वाला है। तो मेरा कॉस्ट कम होने वाला है कि नहीं, कॉस्ट बढ़ने, लैंड तो एक सबसे स्कार्स चीज़ है तो वो भी हमेशा बढ़ते वाली। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो पहली बार इतने सालों में किसी गवर्नमेंट ने दुनिया के सबसे बड़े मिडिल क्लास को टारगेट किया है, जो टैक्स पेयर है जी। पहले कुछ बजट ऐसे थे जो वो सिर्फ गरीबों के लिए थे, वो आपकी इकोनॉमी में कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करते। कुछ बजट थे जो बहुत ही रिच लोगों के लिए, इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री, तो वो इस देश में नहीं पैसा डालते हैं, वो उनका परचेसिंग करेंगे, उनका हर चीज़ करेंगे देश से बाहर, इटली जाएंगे, यूके जाएंगे, तो वो दूसरे शहरों में अपना इकोनॉमी बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। जो मिडिल क्लास इस देश का 20 करोड़, दुनिया का सबसे बड़ा मिडिल क्लास, जिसको टारगेट करने के लिए दुनिया की कंपनीज आ रहे हैं, लेकिन यहाँ की सरकार उसको टारगेट नहीं कर रही थी। लेकिन चेंज इस बजट में दिखा, ये बजट में दिखा। ऐसी चीज़ें छोटी नहीं है, 2 लाख से 2.5 लाख आपका टैक्स बजट मिडिल क्लास आदमी का बढ़ाना, उसका इनकम टैक्स का रिबेट जो है होम लोन के पीछे वो 2 लाख तक करना, इसमें अराउंड 50 लाख तक जो घर है, 40-50 लाख तक, वो घर जो मिड सेगमेंट एक्चुअल बायर है, वो एक्चुअल बायर है। 1 करोड़ वो 1.5 करोड़ वो बायर नहीं है, वो तो कभी कभार से ये मिरेकल रहता है, वो ये बिजनेस का ये नहीं है। जैसे कप पर रेट में अगर 1 लाख रुपया पर स्क्वायर फुट रेट है तो वो क्या बॉम्बे का रेट है क्या? नहीं। तो इस तरह से यू कैनॉट डिफाइन बाय वन एक्सीडेंट। तो 1 करोड़ के ऊपर के फ्लैट बनते कितने हैं? लेकिन ये जो सेगमेंट है, ये जो 30 लाख से 60-65 लाख तक का सेगमेंट है, इसको ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है और वो अभी ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा। फ्लैट के भाव कम होने वाले नहीं है, क्योंकि पैरेलली गवर्नमेंट ने दूसरी एक चीज़ की है, गवर्नमेंट ने ये टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बहुत स्ट्रेस दिया है और दोज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नीड सेम रॉ मटेरियल एज वी नीड। सो यू हैव कंपटीशन, वी हैव कंपटीशन। सो उसका और उसके प्रोड्यूसर कम है, सीमेंट के प्रोड्यूसर है कितने, तो उस स्टील के है कितने, उसका डिमांड बढ़ने वाला है। इंफ्रा में भी इतना भी स्ट्रेस दिया तो उसका डिमांड बढ़ने वाला है, तो मुझे भी वो चाहिए, उनको भी वो चाहिए, तो उसका डिमांड बढ़ने वाला है, सप्लाई कम है। सो द इंटेलिजेंट होम बायर इज वन हु डजंट वेट इन दिस बिजनेस। आप जिस दिन सोचोगे कि ये राइट टाइम है, वही राइट टाइम है। आप घर खरीदने के लिए सही समय वही होता है जिस दिन आपको ख्याल आया है और आपको कंफर्ट है कि मेरे पास आज इतना पैसा है, मेरा 15 साल तक EMI भर पाने वाला हो, मेरा ग्रोथ चालू हो रहा है, तो मैं इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है। अगर मैं सोचूं कि यार मंदी है, थोड़ा और नीचे जाने वाला है, घर का कीमत नहीं, क्योंकि बिल्डर ने तो लैंड खरीदा है, उसका कीमत बढ़ ही रहा है, उसका कीमत बढ़ रहा है, उसका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रहा है। एब्सोल्युटली। रिसेशन में फ्लैट की कीमत कम होगी लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट बड़ा डबल होगा, तो वो बढ़ रहा है, उसका होल्डिंग बढ़ रहा है, उसका स्टाफ है, उसका सब है, तो वो कम नहीं कर पाएगा फ्लैट का कीमत।
logic says if you like a house and you need a house, go ahead and buy it. Buy it the moment you are comfortable with your own source of income. Do not depend on market scenarios. चीज़ें क्या देखनी है, ये प्रोजेक्ट पूरा होगा कि नहीं टाइम पे, तो आपको बिल्डर का प्रोफाइल देखना है. बिल्डर के पास ऑफिस में आप जाते हो तो आपको उसके स्टाफ के इंटायर अपीयरेंस से पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट ये बिल्डर फुलफिल कर पाएगा कि नहीं, इसके कमिटमेंट क्लाइंट की तरफ है कि नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको जब देख के पता चलता है यस ये चीज़ बराबर है, लोकेशन अच्छा है, लोकेशन मुझे अच्छा लगा है, तो बस आगे जाओ. अदरवाइज नेक्स्ट डे यू विल बी मिसिंग द बस. केदार जी के साथ इतनी इंटरेस्टिंग बातें कर रही, आपको कुछ जानने मिला होगा, कुछ समझने मिला होगा. अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी डेवलपर के साथ फिर मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय. थैंक यू.